कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा होंगे। चलिए आज हम लोग ये बीपीएससी ऐसे सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने जितनी लोकोक्तियों के जितने डायमेंशंस हो सकते थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके लोकोक्तियों के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं और मुझे भरोसा है कि एक बार वहाँ से देखने के बाद वो कंटेंट इतने इनरिच्ड हैं कि वो आपके लोकोक्ति के लिए, अगर कोई भी लोकोक्ति एग्जाम हॉल में आती है तो आप अब उसके लिए तैयार हैं, प्रोवर्ब्स के लिए तैयार है। सो नाउ लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक्स। तो दूसरे डायमेंशंस की ओर भी आगे बढ़ते हैं। एंड जो बीपीएससी में सब्जेक्टिव टॉपिक दिया जाता है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक दिया जाता है, अब हम लोग उसका निबंध लेखन करेंगे, उसकी ऐसे राइटिंग करेंगे। ठीक है, देखो चूंकि बीपीएससी के ट्रेंड्स को एनालिसिस करके, ऐसे को एनालिसिस करके ही मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। बीपीएससी ने 69 में जो ऐसे पूछा है उसमें ब्लैक मनी, काला धन को जोड़ करके ऐसे पूछा गया है। मतलब वो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को जोड़ करके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जोड़ करके ऐसे पूछ रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है और पॉसिबिलिटी है कि यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है कि बीपीएससी के ऐसे में इस बार आ जाए। ये कोई ऐसा सुपर फॉल्स क्लेम नहीं है कि यह नहीं आएगा, लेकिन मुझे संभावना है कि यह ऐसा डायरेक्ट ये लाइन हो भले ना, लेकिन इससे जुड़ा हुआ टॉपिक आने वाला है। ठीक है, दूसरी बात कि चूंकि बोर्ड पे आप लोगों को दिखा हुआ इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई इशू नहीं होगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो कोई इशू होगा ही नहीं। चलिए, तो आज का टॉपिक है कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या पूंजीवाद से समावेशी विकास संभव है? बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसको लेकर के देखिए, शुरू करने के पीछे मैं बार बार कहता हूं कि जब आपका इंट्रोडक्शन अगर बहुत अच्छा हो गया तो एग्जामिनर इंप्रेस हो गया। अब उसको बॉडी पार्ट में आप जितना चाहें उतना खिला सकते हैं, जितना कंटेंट उसको देंगे उतना वो और एक्साइटेड होगा और उतना खुश होगा। लेकिन इंट्रोडक्शन हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन लिखने के तरीके हैं, जैसे मैंने पहले इसको फ्रेम किया है, तो यहां पे फ्रेमिंग में सबसे पहला आता है, मैंने जो इस एसे को फ्रेम किया है उसमें पहले थेसिस स्टेटमेंट बेस्ड इंट्रोडक्शन दिया है। थेसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है पहले ही एकदम अपना निष्कर्ष बता दो कि हां, कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकता है, पूंजीवाद समावेशी विकास ला सकता है, या नहीं, पूंजीवाद समावेशी विकास नहीं ला सकता है। तो ये आपका थेसिस स्टेटमेंट हो गया। और थेसिस स्टेटमेंट को लिखने के बाद, उसको बताने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डेफिनेशन से जो कैपिटलिज्म और इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको फिर डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम अगले अपॉर्चुनिटी, अगले डायमेंशन की ओर मूव करेंगे और वो होगा कि जो कैपिटलिज्म है वह अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है, मतलब वह इंक्लूसिव ग्रोथ को शामिल किए हुए है। ठीक है, मतलब कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकता है। फिर हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे और अगले डायमेंशंस में डिस्कस करेंगे, नहीं, कैपिटलिज्म क्या है, ऑफ द रिच, बाय द रिच और फॉर द रिच है। मतलब सिर्फ अमीरों के द्वारा, अमीरों के लिए और अमीरों से जुड़ा हुआ है कैपिटलिज्म। फिर बताएंगे कि ठीक है, इसकी ये चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी इंक्लूसिव कैपिटलिज्म संभव है, समावेशी पूंजीवाद संभव है। तो पहले बताएंगे कि समावेशी पूंजीवाद से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव कैपिटलिज्म, एंड देन वी विल डिफाइन कि हाउ, कैसे समावेशी विकास पूंजीवाद से संभव है, और फिर उसके बाद अपना कंक्लूजन देंगे। तो अब अगर हम इंट्रोडक्शन की ओर आते हैं तो देखिए, मैंने एक थेसिस स्टेटमेंट दिया है, नो, कैपिटलिज्म एंड इंक्लूसिव ग्रोथ आर टू अपोजिट आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। पूंजीवाद और समावेशी विकास, समृद्धि या विकास के दो विरोधाभासी विचारधारा हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कैसे? पहला, इंक्लूसिव ग्रोथ इंप्लाइज डेवलपमेंट फॉर ऑल। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? सबके डेवलपमेंट के लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। बट इन कैपिटलिज्म ओनली
इंडिविजुअल ग्रोथ इंप्लाइज, लेकिन पूंजीवाद में सिर्फ व्यक्तिगत समृद्धि को केंद्र में रखा जाता है और वह सिर्फ व्यक्तिगत समृद्धि को ही दर्शाता है। तो कैपिटलिज्म व्यक्तिगत समृद्धि की बात करता है और इंक्लूसिव ग्रोथ सबकी समृद्धि की बात करता है। तो दोनों दो अलग अलग बात करते हैं, तो दोनों दो अलग अलग बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से कभी जुड़ ही नहीं सकते हैं। एक स्टेटमेंट हो गया। तो हमने क्या किया, पहले पैराग्राफ में लिखा कि नहीं, नो, कैपिटलिज्म एंड इंक्लूसिव ग्रोथ आर टू अपोजिट आइडियोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट्स बताए। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके बताया, बट यस इट हैज फ्लिप साइड ऑफ कॉइन्स, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हां, कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकता है। कैपिटलिज्म कैन ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। कैसे? इट हैज क्रिएटेड इमेंस ग्लोबल वेल्थ फॉर ऑल। कैपिटलिज्म ने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट किया है दुनिया के सभी लोगों के लिए। बहुत बड़े स्तर पर संपत्ति का निर्माण हुआ है, संपत्ति का सृजन हुआ है, एंड एक्सेलरेटेड क्या किया है, आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और इसने उस संपत्ति के पुनर्निर्माण के साथ ही हमारे आर्थिक विकास को भी क्या कर दिया है, एक्सेलरेट कर दिया है, तीव्र कर दिया है। तो आर्थिक विकास तीव्र हो रहा है, संपत्ति का सृजन हो रहा है, तो उस संपत्ति का लाभ सबको मिल रहा है। तो दो पहलू हुए, दोनों पहलू हमने क्या किया, दो अलग अलग पैराग्राफ में डिस्कस किए एक साथ, कि इसका नकारात्मक पहलू भी है, सकारात्मक पहलू भी है, और फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और तब आएंगे डेफिनेशन की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मे बी माई कम्युनिकेशन और आपके साथ गैप हो सकता है, लेकिन कंटेंट को नहीं भूलिए। मैं जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से पूरा जरूर सुन जाइए, बहुत हेल्प होने वाला है आपके इस बीपीएससी मेंस में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटलिज्म और इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन करेंगे। कैपिटलिज्म क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट। क्या है पूंजीवाद? क्या है? यह एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम और पूंजी का निजी स्वामित्व होता है। साथ ही इसका उद्देश्य निजी लाभ के लिए किया जाता है। तो यह हो गया पूंजीवाद। अब उसके बाद वेयरएज, जबकि इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी दैट इंश्योर्स द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड प्रॉस्पेरिटी आर शेयर्ड अक्रॉस सोसाइटी। जबकि समावेशी विकास क्या है? यह आर्थिक समृद्धि की वह प्रणाली है जो लाभ को समाज के सभी वर्गों में साझा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को डिफाइन किया। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, तो सबसे पहले हमने बताया यस और नो, दोनों पहलू हैं। दो पहलू हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब वो डिपेंड करता है कि आप कैपिटलिज्म के किस फॉर्म को लागू कर रहे हैं। जैसा फॉर्म लागू करेंगे वैसे आपके देश का डेवलपमेंट होगा। फिर हमने इसको डिफाइन किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे कि पैराग्राफ चेंज करके कि यस कैपिटलिज्म कैन ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, और पॉइंट 1 हाउ, बिकॉज इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर
ऑल, क्योंकि यह सबके लिए अवसरों का सृजन करता है। कैसे? एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा है कि इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज क्रिएट्स कलेक्टिव वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। एडम स्मिथ को आप सभी जानते हैं, पूंजीवाद के, कैपिटलिज्म के फाउंडर रहे हैं। इन्हीं की आइडियोलॉजी पे कैपिटलिज्म डेवलप हुआ आगे। पूंजीवाद की विचारधारा इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। इन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी, बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशंस, उसी में इन्होंने लिखा है कि इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, अगर किसी निजी कंपनी की संपत्ति में वृद्धि होती है तो वह क्या करता है? क्रिएट्स कलेक्टिव वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। यह सामूहिक संपत्ति सृजन और समृद्धि को बढ़ाता है। अब कैसे भाई? एग्जाम्पल जैसे कि कंपनी एंड जॉब क्रिएशन। कैसे? कि अगर कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनियां क्या करती हैं? नए नए आउटलेट्स खोलती हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट करती हैं। इससे क्या होता है? जॉब क्रिएशन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, फिर उनके पास सैलरी जाती है, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अपलिफ्ट हो जाती है। ओके, जॉब क्रिएशन किसके लिए भी भाई? पार्टिकुलरली SC ST वीमेन एंड रूरल एरियाज में भी जॉब क्रिएशन हो जाता है। तो ये जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं, उनको भी आगे बढ़ करके भूमिका निभाने का मौका मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? जो समाज के वंचित लोग थे वो भी ग्रोथ से जुड़ गए, तो इंक्लूजन हो गया, इनका समावेशन हो गया विकास में। बिल्कुल। अब एक और एग्जांपल है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया, भारत में उदारीकरण के बाद अगर हम पॉवर्टी देखें तो 1990 में, 1990 में हमारे यहाँ अराउंड 44% ऑफ इंडियंस व बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे यहाँ 44% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे थे, जबकि इन 2024 अराउंड 10% ऑफ इंडियंस ओनली आर बिलो पॉवर्टी लाइन। जबकि हम 2024 की बात करें तो अब मात्र 10% लगभग भारतीय ही गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है। तो क्या हुआ है? उदारीकरण करने के बाद क्या हुआ है? पूंजीवाद बढ़ा है, हमने उदार कर दिया, मार्केट को ओपन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री अलाउ कर दिया। उसका फायदा क्या हुआ है? कि हमारे यहां गरीबी कम हुई है। यह क्या दिखाता है? कि हमारे यहां इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है। कैपिटलिज्म के आने से जो ग्रोथ हुआ है उसमें गरीबी कम हुई है, जो गरीब लोग थे वह भी अब ग्रोथ से जुड़ गए हैं। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ दिखाता है। उसी तरीके से आज की जैसे सोशल मीडिया कंपनी है यूट्यूब, एक प्राइवेट कंपनी है, इसने क्या किया है? जैसे मैं आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूं, आई एम गेटिंग बेनिफिटेड ऑफ इट। तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और पैसे कमा रहे हैं। उसी तरीके से ओला उबर जैसी प्राइवेट कंपनी आई हैं, इन्होंने क्या किया है? गरीब लोगों को, ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियां क्या कर रही हैं? गरीब लोगों को रोजगार का मौका दे रही हैं। यूट्यूब ने तो ऐसे ऐसे लोगों को रोजगार के मौके दिए हैं जो गांव जनजातीय इलाके में सबसे पिछड़े थे, वो भी यूट्यूब के माध्यम से इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। उसी तरीके से अमेजन आउटलेट्स खुल रहे हैं, वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। फिर ई नाम फॉर फार्मर्स, सरकार ने जो किसानों के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म ओपन किया है, वह ई नाम प्लेटफॉर्म ने क्या किया है? किसानों को बाजार से जोड़ा है, और बाजार से जुड़ने से किसानों की इनकम में वृद्धि हुई है। जब तक बाजार से नहीं जुड़े थे तब तक वृद्धि नहीं हुई। तो जैसे ही कैपिटलिज्म मतलब मार्केट से जुड़ गए, उनकी स्थिति में, इकोनॉमिक कंडीशन में वृद्धि हो रही है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाइक मनरेगा, इनकी भी सफलता कैसे सुनिश्चित हुई है? कैपिटलिज्म से ही। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म ने जो इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स का पैसा सरकार को दिया है, उसी पैसे से सरकार मनरेगा, बेटी बचाओ या और भी जो भी स्कीम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड, पॉवर्टी रिलेटेड, रोजगार क्रिएशन जैसी, उन सभी स्कीम्स को सरकार सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में सफल रही है। कैसे?
टैक्स के पैसे से। तो किस तरीके से कैपिटलिज्म ने क्या किया, सरकार को टैक्स दे करके वेलफेयर स्कीम्स को भी सफलता या उनकी भी सक्सेस को इंश्योर किया है। ठीक है, तो ये सब कहानियां क्या बताती हैं कि यस, कैपिटलिज्म कैन ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, फिर है कि कैपिटलिज्म ने सिर्फ वही नहीं किया है, बल्कि एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, लोगों की जो सेवाएं हैं उसकी भी गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी भी सुनिश्चित की है। कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अब सरकार देश भर में सड़क बना रही है। सरकार के पास सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो सरकार क्या करती है, प्राइवेट एंटिटी को बोलती है, प्राइवेट कंपनी को बोलती है कि आओ सड़क बनाओ। तो सरकार एक मॉडल लेकर के आई है, BOT मॉडल, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। तो इस BOT मॉडल के माध्यम से लर्सन एंड ट्रबो या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कंपनियां क्या कर रही हैं, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के सड़क बना रही हैं। तो देश भर में सड़कों का जाल बिछ रहा है, रोड का, रेल का जाल बिछ रहा है। ठीक है, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये कौन बना रही हैं? प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। इससे क्या हो रहा है, लोगों के पास सड़क और यातायात की सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, तो गांव शहरों से जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पब्लिक सर्विसेज बेहतर हो रही हैं। कौन कर रहा है? पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास। तो कैपिटलिज्म इज प्लेइंग रोल इन इंक्लूसिव ग्रोथ। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के माध्यम से भी क्या कर रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज सुनिश्चित करें। जैसे आधार का मैनेजमेंट, हमारा आधार डेटा एक प्राइवेट कंपनी के पास, प्राइवेट कंपनी उसको मैनेज करती है। उसी तरीके से GSTIN नेटवर्क, जो GSTN पूरे GST का मैनेजमेंट होता है, वो इन्फोसिस कंपनी देखती है। तो ये सब क्या कर रही हैं, ये सेवा के माध्यम से, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के माध्यम से भी पब्लिक डिलीवरी को सुनिश्चित कर पा रही, पब्लिक सर्विसेज को बेहतर कर रही हैं। तो ये प्राइवेट कंपनीज ऐसा रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, और इसका दूसरा पहलू भी है। इसके बाद अब पैराग्राफ चेंज करके आएंगे कि इफ मोर कंट्रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, और यदि सरकार अधिक नियंत्रण करती है तब क्या है। तो उसका भी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जब हमने कैपिटलिज्म को नहीं बल्कि सोशलिज्म को अपनाया, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी अपनाया, कैपिटलिज्म को छोड़ा, तो उसका क्या इंपैक्ट हुआ, क्या हुआ, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया। उसी तरीके से इंडिया बिफोर LPG रिफॉर्म, हमने भी आजादी के बाद मिक्स्ड मॉडल जरूर चुना, लेकिन उसका झुकाव सोशलिस्ट मॉडल की तरफ था। हमने सोशलिस्ट टाइप की ही इकोनॉमी को आगे प्रमोट किया और 1990 तक आते आते क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी लगभग फेल होने लगी। देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म बाय इंश्योरिंग LPG रिफॉर्म। तो जैसे ही हमने LPG रिफॉर्म किया, हमारे देश की इकोनॉमी बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। नाउ वी आर हियर एट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड सून वी आर गोइंग टू बिकम अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो यह किसका परिणाम है, यह किसका परिणाम है भाई, तो यह है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म ने क्या किया, वेल्थ क्रिएशन किया, संपत्ति का निर्माण किया, जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी, पॉवर्टी कम हुई, गरीबी कम हुई। आज हम पहले एग्रीकल्चरल इंपोर्टर थे, कृषि उत्पादों का आयात करते थे, आज हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स करते हैं, नेट एक्सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से ग्रेट लीप फॉरवर्ड ऑफ चाइना ने शुरू में सोशलिस्ट मॉडल को इंट्रोड्यूस किया 1950 के आसपास, लेकिन 1970 तक आते थे चाइना को समझ आ गया कि अगर हमने इसी सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया तो हम क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए चाइना ने क्या कर दिया, अपने पॉलिसी में चेंज किया। उस पॉलिसी का नाम होता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। और उसके माध्यम से 1970s में चाइना ने क्या किया, अपने मार्केट को ओपन कर दिया। कहा कि गवर्नमेंट सोशलिस्ट मॉडल पे काम करेगी, लेकिन मार्केट कैपिटलिस्ट मॉडल पे काम करेगा। और इसीलिए दुनिया भर के कंपनियों का चाइना में हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ।
और चाइनीज इकोनॉमी बूस्ट कर गई। तो जहां पर भी कैपिटलिज्म इग्नोर किया गया वो क्या हो गई, इकोनॉमी फेल हो गई, और जहां पर कैपिटलिज्म को इंश्योर किया गया उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ी और वहां पर पॉवर्टी में कमी आई। ऐसा हमने इंडिया के रिजल्ट से भी देखा कि 1990s में हमारे यहाँ पॉवर्टी अराउंड 48% थी और अभी लगभग 10% है, तो पॉवर्टी में भी कमी आई। तो कंक्लूजन क्या है, इस आधार पर वी कैन से स्टेट इज नॉट बेस्ट सूटेड फॉर बिजनेसेस। इसलिए कह सकते हैं कि राज्य व्यापार के लिए अच्छी संस्था नहीं है, ठीक है। और राज्य व्यापार के लिए अच्छी संस्था नहीं है तो इसका मतलब है कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करना ही ग्रोथ जनरेशन के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगला आता है, ठीक है, हमने अभी तक तो देखा कि किस तरीके से कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकता है या कैपिटलिज्म का रोल क्या है। लेकिन क्या कैपिटलिज्म में कोई फ्लॉ नहीं है? सो देयर इज अ क्वेश्चन, इफ कैपिटलिज्म इज बेनिफिशियल देन व्हाई इज देयर एन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अगर पूंजीवाद इतना ही लाभदायक है तो दुनिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी क्यों है एंड राइजिंग इनइक्वालिटीज ऑल्सो, और आय में इतना अंतर क्यों है, ठीक है, धन का संकेंद्रण क्यों है अगर कैपिटलिज्म इतना ही अच्छा है तो। इसका मतलब है कि कैपिटलिज्म इज ऑफ द रिच फॉर द रिच बाय द रिच। कैपिटलिज्म क्या है, अमीरों का, अमीरों के लिए और अमीरों के द्वारा बनाई गई आर्थिक प्रणाली है। अब इसको प्रूव करेंगे कि भाई कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं ला सकता। इसका एग्जांपल भी है, क्या है, ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट कहता है कि टॉप 8% ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के 8% शीर्ष लोग हैं, दे हैव 85% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ। उनके पास दुनिया की 85% वेल्थ संकेंद्रित है, इकट्ठा है। उन्हीं के पास दुनिया के 85% ऑफ वेल्थ कंसंट्रेटेड है। Whereas in इंडिया, जबकि भारत में टॉप 1% ऑफ इंडियन, सिर्फ 1% भारतीयों के पास 58% ऑफ कंट्रीज वेल्थ। हमारे देश का लगभग 58% संपत्ति उनके पास है, सिर्फ 1% लोगों के पास। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एलपीजी रिफॉर्म। हमने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, दुनिया ने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया तो सिर्फ 8% लोग 85% संपत्ति के मालिक बन गए, और भारत ने अगर कैपिटलिज्म को प्रमोट किया तो सिर्फ 1% लोग 58% संपत्ति के मालिक बन गए। तो मतलब संपत्ति क्या हो गई, वेल्थ क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया इन द हैंड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति इकट्ठी होती चली गई। तो यह क्या है, यह इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या? नहीं, यह तो इंडिविजुअल ग्रोथ हो गया कि सिर्फ 1% लोग 58% पैसा के मालिक हो गए, संपत्ति के मालिक हो गए, तो बाकी 99% लोग कितने हैं? 32% संपत्ति के मालिक हैं, क्या 42%? तो क्या हो गया, ये इंक्लूजन तो नहीं हुआ, इंक्लूसिव ग्रोथ तो नहीं हुआ, सब उस ग्रोथ में शामिल तो नहीं हुए, ग्रोथ का लाभ सिर्फ कुछ लोगों को मिल गया। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट बताता है कि कैपिटलिज्म कैन नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इट इज प्रूवन विथ फैक्ट्स एंड डेटा। आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म हमारे यहां हमने देखा क्या है कि पॉवर्टी में कमी आई है। यस, देयर इज अ डिक्लाइन और शार्प डाउनफॉल इन पॉवर्टी। पॉवर्टी में कमी आई है, लेकिन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इग्नोर हुआ है। लेकिन कृषि और विनिर्माण क्षेत्र इग्नोर हुआ है एंड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू सर्विसेज सेक्टर ओनली। और सेवा क्षेत्र को ही, सर्विस सेक्टर को ही
मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिली है। मतलब सर्विस सेक्टर में कौन काम करता है? जो स्किल्ड लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको तो काम मिला है, लेकिन जो अनस्किल्ड थे, जो फार्मर थे, उनको उनके पास आय, उनके पास इनकम नहीं आई है। तो यह तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ ना, यह समावेशी विकास नहीं हुआ, क्योंकि सर्विस सेक्टर वालों को फायदा हुआ और बाकी सेक्टर वालों को फायदा ही नहीं हुआ, वो और घाटे में चलते रहे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कैपिटलिज्म कैन नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। उसी तरीके से हम क्या कह देंगे कि यस, दिस एग्जाम्पल्स एंड डेटा आर प्रूविंग दैट कैपिटलिज्म कैन नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हमने दोनों पक्ष बता दिए, कैपिटलिज्म कैन ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, कैपिटलिज्म कैन नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड देन विल फॉरवर्ड कि कैपिटलिज्म का इंपैक्ट भाई देख लेते हैं तो इन्वायरमेंट पे बहुत नकारात्मक रहा है। जब से हमने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया है सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब से औद्योगिक क्रांति जैसी व्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं, औद्योगिक क्रांति कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तब से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है, एग्रीकल्चर की स्थिति खराब हुई है, अनस्किल्ड लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज घटी हैं, कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावाद अधिक बढ़ा है। तो हम धरती का, मनुष्य का, सबका शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण, जनजातियों का शोषण, ये सब बढ़ा है। सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों में कमी आई है, लालच बढ़ी है और नैतिकता में कमी आई है। न्यू इंपीरियलिज्म विथ टेक्नोलॉजी, और नए प्रकार का अब साम्राज्यवाद आया है। कैसा साम्राज्यवाद? विथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन। पहले साम्राज्यवाद था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, भारत को गुलाम बनाया। कैसे? ताकत के बल पर। आज देश गुलाम बना रहे हैं किसके बल पर? टेक्नोलॉजी के बल पर। कैसे? आज दुनिया का पूरा सिस्टम लगभग टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो गया है। आज अगर गूगल शट डाउन हो जाए किसी देश में तो उस देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हो जाएगी। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो क्या कर रही हैं, या माइक्रोसॉफ्ट, जो पूरे दुनिया को मैनेज किए हुए हैं। तो इन कंपनियों के खिलाफ कोई भी देश नहीं जा सकता है। तो इन कंपनियों के माध्यम से अमेरिकी वर्चस्व पूरी दुनिया पर बहुत प्रभावी रूप से बना हुआ है। सभी दुनिया का भर का डेटा अमेरिका के पास जा रहा है। एंड डेटा इज न्यू फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड। आज के दुनिया में सबसे बड़ा ईंधन कौन है? डेटा। और वह डेटा सबसे किसके पास है? अमेरिका के पास। हम सारा चीज गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, सारा हमारा काम यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट पे हो रहा है और इसका वर्चस्व उनके पास है। तो वो कंपनियां अपना दबाव भी डालती हैं, कहती हैं कि मेरे अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसी चेंज करो, नहीं तो हम आपके यहां अपनी सर्विसेज शट डाउन कर देंगे। तो देशों को मजबूरी में क्या करना पड़ता है? उनके इस बात को स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? दबाव डालना हुआ। किस तरीके से? यही तो साम्राज्यवाद है कि अपनी पॉलिसी, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनवा लो। तो अब टेक्नोलॉजी, तो ये कैपिटलिज्म का एक ड्रॉबैक है कि अब कैपिटलिस्ट कंपनीज आर ऑर्डरिंग गवर्नमेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइम बढ़े हैं। अर्थव्यवस्था तो तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। चाहे वो टैक्स इवेशन हो, राउंड ट्रिपिंग हो, कर की चोरी हो, काला धन हो, या फिर धन के लिए किसी की हत्या करना, ऐसे अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं। एंड जो सेक्टर प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं उन सेक्टर में कैपिटलिज्म ने कोई बड़ा रोल प्ले नहीं किया है। जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है। इन सेक्टर्स में जहां पर कि जल्दी जल्दी लाभ नहीं हो सकता है, उन क्षेत्र में कैपिटलिस्ट कंपनीज या कैपिटलिज्म ने कोई बड़ा रोल प्ले नहीं किया है। तो अब और इसके साथ साथ कैपिटलिज्म का ड्रॉबैक क्या होता है? आर्थिक मंदी आती है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर जाती है। जैसे 1929 की और 2008 की आर्थिक मंदी आ गई। उसी के साथ साथ इलीगल ड्रग ट्रायल्स ऑन ट्राइबल एंड वुमेन भी हो रहा है बाई फार्मा कंपनीज।
फार्मा कंपनीज क्या कर रही हैं? इलीगल ड्रग ट्रायल कर रही हैं। किस पर? ट्राइबल्स पर, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, गरीब वर्ग की महिलाओं पर। तो क्या हो रहा है? उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इन सब एग्जाम्पल से क्या सिद्ध होता है? कैपिटलिज्म कैन नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, अब आते हैं कि लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ ला ही नहीं सकता। हम कैपिटलिज्म और इंक्लूसिव ग्रोथ को साथ ला सकते हैं। ठीक है, पूंजीवाद और समावेशी विकास को साथ लाया जा सकता है। कैसे? उसको टर्म दिया गया है इंक्लूसिव कैपिटलिज्म, समावेशी पूंजीवाद। ठीक है, कैसे भाई? पहला, कैपिटलिज्म प्लस रोल ऑफ स्टेट इन इंक्लूजन। तो एक साथ दोनों को प्रमोट करो, कैपिटलिज्म को भी प्रमोट करो। तो कैपिटलिज्म क्या करेगा? वेल्थ क्रिएशन करेगा, संपत्ति का निर्माण करेगा। सरकार संपत्ति का निर्माण पर्याप्त नहीं कर सकती है, कैपिटलिज्म कर सकता है। तो कैपिटलिज्म वेल्थ क्रिएशन करेगा, प्लस सरकार समावेशी विकास में रोल प्ले करेगी। जो जहां पर कैपिटलिज्म रोल प्ले नहीं करेगा वहां पर सरकार रोल प्ले करेगी। तो दोनों मिल करके क्या करेंगे? एक तरफ से पैसे का, धन का निर्माण होगा और उससे टैक्स लेकर के सरकार जो वंचित लोग हैं उनका उत्थान कर देगी। तो ये हो गया इंक्लूसिव कैपिटलिज्म। दूसरा, CSR के माध्यम से भी जो सीधे कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कंपनीज हैं, वो सीधे सोशल वेलफेयर का काम करेंगी। 2013 के कंपनी एक्ट में हमने क्या किया? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट डाला कि जो भी कंपनीज हैं वो 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, अपने कुल लाभ का 2% समाज के कल्याण के लिए खर्च करेंगी। विल स्पेंड ऑन सोशल सेक्टर। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा? ये डायरेक्ट वेलफेयर सुनिश्चित करेगा। तो क्या होगा? वेलफेयर से जो समाज के वंचित लोग हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन ऑफ फिलैंथ्रोपी। उसके साथ साथ क्या किया जाए? मानव कल्याण या दान देने की प्रवृत्ति में वृद्धि की जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए। एग्जाम्पल भी संभव है। कैसे? बिल गेट्स ने पूरे दुनिया से जो पोलियो उन्मूलन, पोलियो एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाए गए, उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिल गेट्स थे। बिल गेट्स ने पूरी दुनिया से पोलियो को एलिमिनेट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। उसी तरीके से वॉरेन बफेट हैं, इन्होंने अपने टोटल वेल्थ का, टोटल संपत्ति का 85% क्या कर दिया है? डोनेट कर दिया है, कि मैं अपनी कुल संपत्ति का 85% डोनेट करता हूं। उसी तरीके से भारत में भी टाटा ट्रस्ट चलता है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कैंसर पेशेंट का इलाज होता है और भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चलाए जाते हैं। तो इस तरीके से फिलैंथ्रोपी के माध्यम से भी कैपिटलिज्म क्या करेगा? इंक्लूसिव ग्रोथ करेगा। ठीक है, उसी तरीके से गवर्नमेंट्स रोल इन इग्नोर्ड सेक्टर। जो भी कैपिटलिज्म जिस सेक्टर को इग्नोर करता है वहां पर गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी। तो इस तरीके से बाय यूजिंग दिस 4 मीन्स कैपिटलिज्म कैन ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब कैपिटलिज्म में थोड़ा सा चेंज करिए और यह इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित कर देगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे कंक्लूजन की तरफ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? पहले सारे डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे कि यस वी हैव सीन, हमने देखा कि किस तरीके से कैपिटलिज्म और इंक्लूसिव ग्रोथ दोनों साथ साथ आ सकते हैं। ऑल्दो दे हैव देयर सेपरेट लिमिटेशंस, बट देयर लिमिटेशंस कैन बी मिनिमाइज्ड। उनके साथ चुनौतियां हैं, लेकिन उनकी चुनौतियों को सीमित किया जा सकता है और इस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ, इस तरीके से समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार और कैपिटलिस्ट वर्ग या कैपिटलिज्म एंड गवर्नमेंट दोनों को मिल करके रोल प्ले करना होगा। और उसके बाद अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट है कि अ कंट्री शुड बी जज्ड, किसी भी देश को जज करना हो, आकलन करना हो, तो कैसे? नॉट बाय
द इफिशियंसी ऑफ इट्स रिचेस्ट। तो उनके समृद्ध लोगों, सबसे समृद्ध लोगों की क्षमता को देख करके किसी देश की गुणवत्ता का आकलन नहीं करिए, बल्कि बट बाय द वेलबींग ऑफ इट्स पुअरेस्ट, बल्कि उस देश के सबसे गरीब लोगों के कल्याण को देखकर उस देश के बारे में धारणा बनाइए। यह अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट है कि कोई देश अच्छा कौन सा देश है, जिस देश ने अपने सबसे गरीब लोगों के कल्याण में भूमिका निभाई है, वह देश अच्छा है। ऐसा तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट के साथ इसको क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज ये डायमेंशंस पूरा डिस्कस किया, और अगर आप लोगों ने फॉलो किया है तो मुझे भरोसा है कि ऐसे और भी मैं टॉपिक लेके आता रहूंगा, लेकिन अगर आपने फॉलो किया है तो डेफिनेटली आप अपने इस बीपीएससी एसए में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। और लगातार मैं ऐसे ऐसे डिस्कशन या और भी डिबेटिव टॉपिक जो कि पॉसिबल हैं, प्रेडिक्टेबल हैं, वो लेकर के आता रहूंगा। तो आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।